नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आखिर तमिलनाडु की जनता ने उस हकीकत से साक्षात्कार कर ही लिया जिसका वो पिछले 74 दिनों से सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। जयललिता के निधन का ऐलान उनके समर्थकों और वहां की जनता ने जिस साहस और उदारता के साथ स्वीकार किया, उसका प्रमाण आपको राज्य में पसरी उदासी के बीच उस शांति से भी मिल जाएगा जिसके भंग हो जाने की आशंका में तमिलनाडु की पुलिस दिन रात चौकस खड़ी रही। जरूर वहां की पुलिस ने साहसिक काम किया होगा। यह भी इसलिए संभव हो सका होगा कि वहां की पुलिस अपने राज्य की जनता को इस भावनात्मक दौर में बेहतर रूप से समझ सकी होगी। जयललिता इस दुनिया में नहीं है, अब सिर्फ उनके किस्से हैं। मृत्यु की गरिमा का अंदाजा उसे स्वीकार करने वाले लोगों से होता है। जयललिता को अंतिम विदाई देने आए कई लाख लोगों ने अपनी नेता को अनुशासित विदाई देकर उनकी मौत को गरिमा ही प्रदान की है। समर्थकों के सैलाब की तरफ से जयललिता को इससे बेहतर श्रद्धांजलि नहीं मिल सकती थी। टीवी का कैमरा सिर्फ इन तस्वीरों को दिखा सकता है, बता नहीं सकता कि इन लाखों लोगों के दिलों पर क्या बीत रही होगी, मन में क्या कुछ चल रहा होगा। यहां से तो बस चुपचाप चलते हुए लोग ही नजर आ रहे हैं। राजाजी हॉल से मरीना बीच की दूरी 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। इस अंतिम सफर को अम्मा के समर्थकों ने इतिहास में लंबे समय तक के लिए यादगार बना दिया। उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जयललिता जिस धज से अपने समर्थकों के दिलों पर राज करती थी, उनके समर्थकों ने भी उसी धज के साथ विदा किया। हम समझ सकते हैं कि किस मुश्किल से इन लाखों लोगों के सैलाब ने अपने भावनात्मक उफान पर काबू पाया होगा। बहुत मुश्किल होता है अंतिम यात्रा के वक्त किसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने का। हम समझते हैं कि जयललिता ने अपनी ओर से भी सत्ता का वही गढ़ रचा, वही किला खड़ा किया जिसके कायदे उसी दुनिया से लिए गए जिससे बगावत कर वो जयललिता बनी। उस हिसाब का वक्त अभी नहीं है। हमें किसी राजनेता के बनने की प्रक्रिया को भी समझना होगा और राजनेता से नायक और महानायक में बदलने को भी। इस तरह की दीवानगी, ऐसा भरोसा कोई और हासिल नहीं कर पाता है इतनी आसानी से। राजनीतिक विरोध, अपमान, आरोप, जेल, विस्थापन, ये सब एक राजनेता ही झेलता है। वो सत्ता पाता है तो वही है जो सत्ता से बेदखल भी किया जाता है। पब्लिक के बीच इतना तल्ख इम्तिहान, सख्त इम्तिहान राजनेता के अलावा कोई नहीं देता। इसलिए राजनेता लोगों के दिलों में राज करते हैं, खासकर वो लोग जो दशकों तक एक बड़े तबके में अपने प्रति भरोसे को बनाए रखते हैं। वही लोग हैं जो उत्तर में लोकनायक बन जाते हैं, दक्षिण में अम्मा बन जाते हैं, कोई बापू बन जाता है, कोई नेताजी, कोई बाबा साहब बन जाता है, कोई पंडित जी। समंदर ने आज एक और समंदर का सामना किया होगा। मरीना बीच पर लाखों लोगों की मौजूदगी जयललिता को विदाई देने नहीं आई, बल्कि वो अपने यादों के लिए जयललिता को लेने के लिए आई थी। पुलिस और सुरक्षा बलों ने चेन्नई की सड़कों को भर दिया। 24 दिसंबर 1987 की ये तस्वीर देखिए। राजाजी हॉल में एमजीआर, ये इस वक्त की तस्वीर है। 24 दिसंबर 1987 में हुआ था कि राजाजी हॉल में एमजीआर का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। जयललिता पास में खड़ी रहीं। इस जगह की कहानी जयललिता के बनने की कहानी है। 1987 में जयललिता ने यहां जिस अपमान का सामना किया उसका किस्सा हम आगे बताएंगे। एमजीआर का परिवार नहीं चाहता था कि जयललिता राजाजी हॉल में घुस सकें। ये वही तस्वीर है उस वक्त की। जयललिता किसी तरह से उस हॉल में घुसती हैं, 13 घंटे तक वहां खड़ी रहती हैं। आज उसी राजाजी हॉल में 30 साल बाद जयललिता का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। एक तरह से सियासी कहानी जहां से शुरू होती है वहीं खत्म भी हो जाती है। नियति में जो यकीन रखते हैं वो इस किस्से को जमाने तक याद रखेंगे। राजाजी हॉल में जयललिता के पार्थिव शरीर के साथ 30 सालों से उनकी सहयोगी शशिकला अपने परिवार के साथ मौजूद रहीं। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने पनीरसेल्वम अपनी नई कैबिनेट के साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चेन्नई पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और शशिकला का ढाढ़स बंधाया। मुख्यमंत्री सेल्वम प्रधानमंत्री का हाथ थाम रोने लगे। पीएम मोदी काफी देर तक रुके भी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अंतिम विदाई दी। उसके बाद रजनीकांत आए। आम लोगों ने भी उनका अंतिम दर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद ने भी श्रद्धांजलि दी। राजाजी हॉल का अपना एक इतिहास है। 1757 के पलासी युद्ध की जीत का जश्न ब्रिटिश हुकूमत ने यहीं मनाया। अंग्रेजों की सेना ने टीपू सुल्तान को हराया तो जश्न यहीं मनाया गया। के कामराज का पार्थिव शरीर भी अंतिम दर्शन के लिए यहीं रखा गया। इसी हॉल से जयललिता की कहानी का एक नया सियासी अध्याय शुरू होता है। एमजीआर की कहानी जो अभी मैंने आपकी बताई, जयललिता का पार्थिव शरीर रखा गया। अन्नादुरई एमजीआर की समाधि के साथ जयललिता की समाधि बनेगी। द्रविड़ राजनीति के 3 हस्ताक्षर साथ साथ मौजूद हैं अब समुद्र के किनारे। अन्ना द्रमुक का जनरल सेक्रेटरी कौन बनेगा, ये डीएमके का उनका सियासी वारिस कौन होगा,
इन सब को लेकर बातें हो रही हैं। क्या पनीर सेल्वम का मुख्यमंत्री बनना उनके पार्टी के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई का एक तरह से पूर्ण विराम है, यह अभी कोई नहीं जानता। यह सब आने वाले वक्त में एआईएडीएमके के भीतर का सियासी उफान तय करेगा। पनीर सेल्वम को लगभग साढ़े चार साल सत्ता संभालनी है। शशिकला क्या करेंगे, इस पर भी सबकी नजर होगी। जयललिता सैनिक अनुशासन वाले माहौल में पली बढ़ी, अकेलापन उनका साथी रहा। जिस पार्टी की नेता बनी उसका इतिहास ईश्वर की सत्ता को नामंजूर करने का रहा है, लेकिन जब 24 जुलाई 1991 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं तो ईश्वर के नाम से शपथ ले लेती हैं। इससे पहले द्रविडियन नेता प्रकृति और अंतरात्मा के नाम पर शपथ लिया करते थे। यह भी खूबी हमारे देश की राजनीति में है। यह जानकारी मेरी नहीं है बल्कि वासंती जी की है, जिन्होंने जयललिता पर किताब लिखी है और उनके निधन पर इंडियन एक्सप्रेस में एक श्रद्धांजलि युक्त लेख भी है। मरीना बीच पर उनकी दोस्त शशिकला ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की। जो सज्जन खड़े हैं वो जयललिता के दिवंगत भाई के बेटे हैं। इनका नाम दीपक बताया जाता है। ब्राह्मण जाति में पैदा हुई, ब्राह्मण विरोधी पार्टी का नेतृत्व किया, ओबीसी और दलितों का एक तरह से नेतृत्व किया उन्होंने, लेकिन उन्हें दफनाया गया। जाति और धर्म के बीच इस नेता की मौजूदगी और सिंबल को समाजशास्त्री लंबे समय तक अध्ययन करते रहेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि अधिकारी ने बताया कि वो जाति और धर्म से पार थी। द्रविड़ नेताओं को दफनाया ही जाता है, हम मौत के बाद उन्हें जलाते नहीं हैं, ये अधिकारी ने बताया। मरीना बीच पर शाम ढल चुकी थी, उनके जाने की खबर लोग जब्त कर चुके थे। जयललिता अब दफन है, उनका किस्सा अभी कुछ दिनों के लिए तमिलनाडु के घर घर में कहा जा रहा होगा, सुना जाएगा। सब कुछ शांति और आदर के साथ हो गया। जयललिता की विदाई के साथ तमिलनाडु की जनता एक नए दौर में प्रवेश करती है। वो एक फिल्म के रिलीज होने पर अभिनेता के पोस्टर को दूध से नहला देती है। लोग उसे पागल, दीवाना, अतार्किक समझते हैं। वही जनता इतनी सादगी के साथ और संयम के साथ अपने नेता को विदा करके चली आती है। जानकारों के पास हैरत के अलावा उसके लिए कोई और शब्द नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं केवी प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार हैं ट्रिब्यून से जुड़े हुए, और प्रोफेसर राकेश बटब्याल हैं जेएनयू से। प्रसाद साहब, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि मेरी तो इसमें कोई जानकारी नहीं है, जो अखबारों में चीज़ें छप रही हैं उसी के आधार पर देखा और पेश किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि फिल्म से राजनीति के बारे में उनके ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण की बहुत किस्से मिलते हैं सुनने को, पर मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन से राजनीतिक फैसले हैं, ये फ्रीवीज जो मुफ्त में पंखा, घड़ी, मंगलसूत्र बांटने के अलावा वो कौन से बड़े राजनीतिक फैसले हैं जिसने जयललिता को 35 साल तक तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता बनाया? उनकी जो एक सोच, सबसे अहम सोच जो बताई जाती है शुरू से, कि गरीब का प्लेट खाली ना हो, रात को 2 रोटी मिले या चावल जो उनको पसंद हो खाने को मिले। यही सोच उनको बहुत ज़्यादा चिंतित करती थी और यही सोच के तहत उन्होंने जितने भी फैसले लिए उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। चाहे उसको अम्मा कैंटीन जो कुछ साल पहले जब शुरू किया और अम्मा के नाम पे चाहे सीमेंट हो, पानी हो, नमक हो, और ये फ्रीबीज का भी जिस तरह से हम पत्रकारों में एक तरह से एक स्केप्टिज्म होता है, इसको अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें, आप ये देखिए एक महिला होने के बाद उनकी कोशिश रही है कि चाहे वो ग्राइंडर हो या शादी के वक्त मंगलसूत्र में सोना का दान हो या पालना का जो उन्होंने स्कीम चलाया, वो पूरी कहीं ना कहीं महिला के साथ जो कष्ट होता है घर चलाने का, एक गृहिणी के साथ जो परेशानियां होती है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश रही। तो ये सारी स्कीम्स आप उस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं कि, और यही वजह होगी कि महिलाओं के साथ उनका जो संवेदना रही और महिलाएं सबसे ज्यादा उनके साथ जुड़ी रही। और हाल फिलहाल में कोई स्टैटिस्टिक्स जो निकल के आई है उसमें ये बताया जाता है कि तमाम सारे भारत के राष्ट्रों में के अगर आप आंकड़े देखें कि तमिलनाडु ही एक ऐसा राष्ट्र है जहां की महिलाओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज या क्राइम हुआ है वो सबसे कम दर्ज हुआ है। अब वो आप उसमें बहस कर सकते हैं कि पुलिस का बहस होता है नहीं होता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे उनका सबसे ज्यादा दामोदर हो रहा कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनी रहे। सोमवार के प्राइम टाइम को देखते हुए एक दर्शक ने मुझे मैसेज किया था कि वो इंजीनियर के तौर पे तमिलनाडु के भीतरी इलाकों में सड़क निर्माण से जुड़े रहे और इतनी बेहतरीन सड़कें उन्हें किसी और राज्य में नहीं दिखी। लेकिन फिर भी मेरा जो सवाल था, आपने अच्छा इशारा किया, क्योंकि अब उसी तरह से बहुत सारे राज्यों में ये योजनाएं अपनाई जा रही हैं। कहीं साइकिल है तो कहीं मंगलसूत्र है, कहीं विवाह के लिए, कहीं स्कॉलरशिप के लिए, कहीं लैपटॉप, और अब तो स्मार्टफोन वगैरह वगैरह, तो वो एक चल रहा है। तो कहीं मैं ये जानना चाहता था कि बड़े राजनीतिक फैसले, जैसे जयललिता के सामने
कावेरी विवाद था। जयललिता के सामने ऐसे ही इसी से संदर्भ में कोई ऐसे बड़े राजनीतिक फैसले रहे होंगे जिससे जो ये बता सकता है कि वो एक प्रशासक के अलावा राजनेता भी उसी दर्जे की थी। देखिए, हाँ, अगर उसमें अगर एक तरफ जरूर मैं कहना चाहूंगा, जो लिट्टे के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की तमिलनाडु में, वो एक अपने में एक अलग वो था, क्योंकि वो तमिल और तमिल भाषी लोगों के साथ तो वो जुड़ी रही, चाहे वो तमिलनाडु में हो, तमिलनाडु के बाहर हो, लेकिन लिट्टे के खिलाफ उन्होंने बड़ी कड़ी कार्रवाई की और उन्होंने लिट्टे को एक तरह से उनके जो तमाम सारे कैंप थे उसके खिलाफ काम किया। एक तरफ वो एंटी एलटीटी लिट्टे रही, लेकिन वहां अपना तमिलनाडु और तमिल भाषी के साथ रही। ये अपने में विरोधाभास लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन शायद यही वजह हो। अगर आप देखें श्रीलंका में आज भी सिनलीज लोगों के बीच में भी इनकी पैंट रही। तो एक ये देखिए कि क्योंकि आप जानते हैं कि आज भी वो अगर उठाते हैं मुद्दा श्रीलंका के फिशरमैन के बारे में, सबसे ज्यादा वो उठाती रही केंद्र के साथ, कि क्योंकि ये रोजमर्रा जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है और श्रीलंका चूंकि पड़ोसी राष्ट्र है, उसके साथ केंद्र के साथ लगातार वो कोशिश करती रही कि भाई इस चीज को सुलझाइए ताकि दोनों के बीच में कोई विवाद ना हो। तो लिट्टे वाला जो एक है कि इनका प्रशासनिक दिखाता है। आप बाकी सारी तमाम सारे राज्यों में आप देखेंगे किस तरह के उन्होंने कार्यवाही की है। और महिला सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं, उन्होंने महिला का पहला पुलिस पोस्ट बनवाया, ऑल विमेन पुलिस पोस्ट, और कॉम्बैट के लिए भी उन्होंने महिलाओं की तैयारी की। तो एक तरह से उनका जो संवेदनशील था, और वहीं दूसरी ओर दृढ़ता। आप जहां तक कावेरी की बात की, कावेरी तो ट्राइब्यूनल का फैसला है, उसमें 20 साल 15 साल बात चली और अभी भी मामला सुलझा नहीं है। ठीक है। लेकिन मुझे याद है, मैं जब जिन दिनों में हिंदू में काम करता था, अक्सर हम इसके ऊपर काफी रिपोर्ट करते थे कि क्रॉप को लेकर जो सांबा क्रॉप है या कुरवाई क्रॉप है, उस वक्त जो कावेरी के पानी आ रहा नहीं आ रहा, इसके ऊपर विवाद चलता रहा। हाल फिलहाल में भी हमने इस चीज को देखा, आपको याद है सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। ठीक है। प्रोफेसर, ये बड़े बड़े मुद्दे। बटब्याल, मैं भी थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि अगर इन बड़े राजनीतिक जो तमिलनाडु से जुड़े रहे, केवी प्रसाद साहब की बातों से एक ख्याल आया कि मैंने तो सारे अखबारों को नहीं देखा, लेकिन तमिल आबादी श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और बाहर के अन्य मुल्कों में भी रहती है। उन जगहों पर जयललिता के निधन के बाद क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं, वो शायद उसकी चर्चा भी उस तरह से नहीं हुई है, तो एक माइनस सा लगा, तो मैं इसका जिक्र कर दे रहा हूं। पर प्रोफेसर बटब्याल, आप तमिलनाडु के इन बड़े राजनीतिक फैसलों के संदर्भ में आप जयललिता के बारे में कुछ और बता सकते हैं क्या? रवीश, जो प्रसाद साहब ने कहा लिट्टे की बात, वो तो है ही है। जो सबसे बड़ा जो एक तरह से कंट्रीब्यूशन है जयललिता का, देखिए तमिल, अब मेरी आवाज आ रही है? ये सारी है सर जी। हेलो जी, आ रही है। हाँ, जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है जयललिता का, मैं पर्सनल देना चाहता हूं इसमें। उन्होंने जो तमिल द्रविड़ पॉलिटिक्स से जो दो पार्टियां उभरी, डीएमके जो है वो एक तमिल पर्सनालिटी, तमिल नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, रैशनलिस्ट मूवमेंट, वेरी प्रोग्रेसिव मूवमेंट की पार्टी है ना। उसके बाद जो अन्ना द्रविड़ जो पार्टी आई, अन्ना के नाम पर, एमजीआर की पार्टी, उसका उस तरह से कोई एक मास बेस तो था नहीं, वो तो इलेक्शन के दौरान मास बेस बनता रहा उसका। तो दो पार्टियां, और डीएमके जो है वो आप देखिए 60s से लेकर आज तक वो एक तमिल पर्सनालिटी की, तमिल सोसाइटी की पार्टी के रूप में जानी जाती रही है। इसने फेडरल क्वेश्चन को लीड किया है। इनफैक्ट एंटी हिंदी मूवमेंट जो था, जो एंटी इंग्लिश मूवमेंट नॉर्थ इंडिया के मूवमेंट के साथ साथ चला, उसका वो लीड कर रही थी ना। सबसे बड़ा जो आप उसको फैसला कहें या जो कंट्रीब्यूशन कहे जयललिता का, वो ये है कि उन्होंने द्रविड़ पॉलिटिक्स के, द्रविड़ राजनीति के, द्रविड़ एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आप कह लें, उसके स्वरूप को बरकरार रखते हुए उसने एक नेशनल एक पर्सपेक्टिव में ढालने की कोशिश की। और वो मेरे ख्याल से एक तो पर्सनालिटी उसकी वैसी थी, साथ में उनको समझ आई,
और इसीलिए उन्होंने एलटीटी पे जो सबसे पहली लीडर है, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वो कदम नहीं लिया था, जो जयललिता दृढ़ रही अंत तक कि एलटीटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और जो नॉर्थ इंडियन भूल जाते हैं कि तमिल पर्सनालिटी जो है वो सागर की तरफ देख रहा होता भी है, क्योंकि पूरा जैसे आपने कहा इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका चारों तरफ फैले हुए, सिंगापुर, तो वो पर्सनालिटी जो है तमिल जो है वो नॉर्थ ही नहीं साउथ है, तो एक पर्सनालिटी की बात होती है जिसको डीएमके द्रविड़ पॉलिटिक्स उसने बहुत दिनों तक एक तरह से एक भूमिका दी है। लेकिन जयललिता ने जो 90s की जयललिता है, 80s दो फेज में मैं हमेशा बांटता हूं, एक 80s और 90s के बाद की जो है, उसने उसको जो नेशनल जो एक राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में जब से द्रविड़ पॉलिटिक्स को वो लेके आई, एक तरह से उसने बाध्य किया कि डीएमके भी किसी नेशनल पार्टी के साथ अलायंस करके एक नेशनल पर्सपेक्टिव में आए। इसलिए देखिए हर भूमिका जो सबसे बड़ी रोल, बड़ी डिसीजन उन्होंने लिया है सेंटर के साथ, उसमें उसने इतना बढ़िया बैलेंस किया है जो ममता बनर्जी या प्रकाश सिंह बादल वगैरह कोई कर नहीं पाए। जैसा कि अब सिंपल सी बात है, उन्होंने एक कमेंट किया था अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनके साथ उनके पर्सनल रिलेशंस हैं, उनके मीटिंग को उसने कहा कि इन्होंने स्टेट को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसा ट्रीट किया, इसलिए जीएसटी पे उनकी बहुत बड़ी एक चुनौती रही है। तो उन्होंने तमिल पर्सनालिटी को, उनकी पॉलिटिक्स के द्रविड़ पर्सनालिटी को बरकरार रखते हुए उसको उससे निकालकर नेशनल पर्सपेक्टिव और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में ढाला। प्रोफेसर बटअब्याल, अब मैं जानना चाहता हूं, चूंकि आप हम बार बार यहां पर बात कर रहे हैं कि द्रविड़ आंदोलन से ही निकली हुई ये दो पार्टियां हैं, पर मैं जानना चाहता हूं कि जो कोर कैरेक्टर है, मूल चरित्र है द्रविड़ आंदोलन का, वो एआईएडीएमके के पास है जयललिता के नेतृत्व में, या डीएमके के पास ज्यादा है करुणानिधि के नेतृत्व में? डीएमके के पास, डीएमके के पास है, क्योंकि अब दिक्कत ये होगी, देखिए मेरी अपनी शुरुआत जो है जयललिता को समझने की, वो उस समय से है जब जयललिता को एक तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली में बुरी तरह से अपदस्थ किया गया, एक तरह से अब्यूज किया गया। तभी मुझे लगा कि द्रविड़ पॉलिटिक्स की कुछ सीमाएं अब सामने आने लगी है। जयललिता की सारी खूबियां हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी द्रविड़ का जो एक प्रोग्रेसिव पर्सपेक्टिव रहा है कास्ट विहीन समाज की, उसको उसने छुआ तक नहीं। जबकि डीएमके अभी भी अगर वो उसको अस्वीकार कर भी दे, लेकिन उससे दूर नहीं जा सकती। इसीलिए देखिए द्रविड़ जो डीएमके की पॉलिटिक्स है, उसमें ट्रेड यूनियन भी आ जाते हैं, नास्तिक भी आ जाते हैं, माइनॉरिटीज भी आ जाते हैं, लेकिन एआईएडीएमके को कोशिश करनी पड़ती है इनको लाने की, बिकॉज वो स्ट्रक्चरली उसके पार्ट नहीं है। वो एमजीआर के और अन्ना के पॉपुलैरिटी के बेस पे पार्टी है। आपकी टिप्पणी मैं जानना चाहता हूं इसके बारे में, जो मैंने पूछा था, अभी बटअब्याल साहब कह रहे थे कि मूल चरित्र किसके पास है, कोर कैरेक्टर जिसको कहते हैं द्रविड़ आंदोलन का, डीएमके के पास है या एआईएडीएमके के पास रहा जयललिता के नेतृत्व में? उन्होंने कौन से ऐसे फैसले लिए जो कास्ट इक्वेशन, जातिगत सामाजिक आधार को व्यापक बनाने में भी सफल रहे होंगे? क्योंकि राजनेता किसी एक फैसले से तो अपने आधार का विस्तार करता नहीं है, वो कई फैसलों के जरिए उसकी सीमेंटिंग या उसको जोड़ता चलता है। जयललिता जी के जितने फैसले, चाहे आप उसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें या जैसे मैंने पहले कहा वेलफेयर को, वो हर चीज को मिला के एक मिश्रण करके उन्होंने पेश किया। उनको मालूम था कि जो स्ट्रेंथ डीएमके का जो स्ट्रेंथ है, जो मूल चरित्र की आप बात कर रहे हो, डीएमके के साथ उस वक्त पलड़ा उनका भारी था। तो उसको साथ ही साथ इनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी कि इन्होंने तमाम सारे जो बाकी कास्ट हैं उनको उससे ऊपर उठ के इन्होंने काम किया, उनको साथ भी लेके चलती रही, चाहे इतना सक्सेसफुल रही नहीं रही वो दूसरी बात है। क्योंकि आज जब उत्तराधिकारी चुनने की बात आई, तो फिर से वो स्वर सुनाई दिए कि ये थेवर है, ये गाउंडर है, ये फलाना ये है, क्योंकि जो मूलभूत चरित्र है वो फिर बाहर निकल के आया। जैसे आपने कहा, वो रही एक ब्राह्मण परिवार से जुड़ी रही, और जैसे एंटीथीसिस आपने गिनवाया इस चीज का, वो सबसे ऊपर अलग उनने हट के इस पृष्ठभूमि से अलग उठ के काम किया। और उसकी वजह है कि उन्होंने, जैसे प्रोफेसर बटअब्याल ने भी कहा, एक मास बेस उनको चुनाव पर चुनाव मिलता गया।
वो चुनाव में लोग उनके साथ जुड़ते गए और वो कास्ट से ऊपर उठ के भी दिखे, क्योंकि उनका व्यक्तिगत जुड़ाव जयललिता जी के साथ रहा। एमजीआर के उत्तराधिकारी के तौर पे देखा उनको, और उनके साथ वो एक पूरा एक कई सालों का चलन था उनका, वो सब मिलके मिश्रण था। सिर्फ इसको मूल चरित्र में मेरे ख्याल से बांध नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक अभी प्रोफेसर बट्टब्याल ने कहा कि किस तरह से उन्होंने कह दिया जीएसटी के संदर्भ में कि राज्यों को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बना दिया है। एक दूसरी घटना होती है जब मायावती के खिलाफ बीजेपी के नेता दयाशंकर सिंह टिप्पणी करते हैं, अभद्र टिप्पणी, तो जयललिता की प्रतिक्रिया आती है और जयललिता उसमें कहती हैं कि मैंने भी ऐसे बुरे लम्हे, खराब लम्हों का सामना किया है, मेरा दिल और मेरी माई हार्ट गोज आउट टू मायावती। और वो कहती हैं कि भारतीय राजनीति में औरतों को अक्सर ऐसा सामना करना पड़ता है, और ये भी कहती हैं कि मैं बीजेपी अध्यक्ष से मांग करती हूं कि वो सिंह को, दयाशंकर सिंह को पार्टी से निकाल दें क्योंकि उन्होंने एक औरत का अपमान किया है। इस तरह के उदाहरण के बावजूद जयललिता ने कभी दावेदारी नहीं की राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुंच बनाने के लिए। आपको अगर याद हो रवि जी, 2014 में जब अटकलें शुरू हुई कि प्रधानमंत्री की दावेदारी कहां से आएगी, उस वक्त एक हल्का सा स्वर किसी ने दक्षिण से ये आवाज उठाई थी कि शायद जयललिता जी भी बन सकती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई औपचारिक तौर पे कोई बातचीत नहीं की। और वो पूरी उस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे प्रयास के बाद भी वो उनके साथ नहीं गई, वो खुद से लड़ी। और यहां तक कि आपको याद होगा बाकी जो उनके पुराने साथी थे उन सबको भी उन्होंने अलग कर दिया, चाहे वो वाइको की पार्टी हो या तमाम सारी पार्टियां हो। तो एक तरह से बाकी जितनी तमिलनाडु में बाकी जो ध्रुव हैं, छोटे छोटे हैं, बड़े के, उन सबको एक तरह से उस चुनाव में बिठा दिया उन्होंने, और खुद इतने सारी सीटों के लेके निकल के आई, क्योंकि एक तो उनको अपना वर्चस्व दिखाना था कि मैं खुद से क्या कर सकती हूँ उस वक्त, जबकि पूरे देश में एक तरह से मानिए भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी। और चूंकि तो वो आप देखिए उस परिप्रेक्ष्य में भी देखिए कि उनको अपने पे विश्वास था, अपने लोगों पे विश्वास था, अपनी राजनीति पे विश्वास था, और वो खरा उतारा। और 2016 के जो चुनाव हुए असेंबली में खुद वो अस्वस्थ रही, उसके बावजूद वो 3 या 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक जगह घूम के प्रचार करती, और परिणाम आपके सामने की पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि एक सरकार फिर से चुन के आई। एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन इन सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी से वो अपना व्यक्तिगत संबंध, राजनीतिक संबंधों के साथ साथ वो एक उस लाइन पे वो ठीक भी रखती हैं, अपने अधिकारों की बात भी करती हैं, जहां उन्हें लगता है टिप्पणी करने की वो टिप्पणी भी करती हैं, उससे भी पीछे नहीं हटती हैं। लेकिन ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे कि सोचिए जयललिता ने हिंदी में भाषण देते हुए यूपी में कहा था, याद रखिए, एक है मुलायम इस वतन में, एक है चंदा जैसे गगन में। अब फिर इस लाइन को सुनने के बाद जयललिता के बारे में आप कैसा सोचते हैं? एक ब्रेक ले लेते हैं। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा कि एक चंदा जैसे गगन में, अखिलेश यादव वहां गए भी थे, मायावती के प्रति सहानुभूति व्यक्त करती हैं, राम मंदिर का समर्थन करती हैं, एक कप चाय सोनिया गांधी के साथ पीती हैं और वाजपेयी की सरकार गिरा देती हैं। तो राष्ट्रीय राजनीति में इस जयललिता को हम कैसे समझें फिर? रवीश जी, ऐसा है कि जो जयललिता के सोशल और जो हम लोग जो बेस की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल पॉलिटिक्स क्या है, जयललिता के सपोर्ट सिस्टम तमिलनाडु में क्या है, इंडस्ट्रियल पूरा है, 2 कास्ट पर्टिकुलरली कास्ट है, लेकिन वो न्यू इकोनॉमी जो पूरी आ रही है 90s की, और अब याद कीजिए कि तमिलनाडु का टेक ऑफ हो चुका है 70s में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका है 80s में, तो वो उस सेगमेंट में उनको इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको उनको एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन देना है, एफिशिएंट गवर्नेंस देना है, और बाकी सारे स्टेबल हो चुके हैं। तो इस मौके में जो उन्होंने 80s में जो जयललिता थी, जो एक नेशनल पर्सपेक्टिव था और एक नेशनल एम्बिशन था, वो 90s में आके चूंकि नेशनल लीडरशिप चेंज होती चली जा रही है, इसलिए
वो जब भी अलायंस की बात कर रही है तमिल, चूंकि उनको द्रविड़ पार्टीज के स्वरूप को भी बरकरार रखना है, हाँ। और उसका एक फेडरल कैरेक्टर रखना है, और साथ में नेशन के साथ अलायंस करना है, हाँ। इसमें हमेशा उनको एक तालमेल की प्रॉब्लम तो हुई। जहां तक मुलायम की बात है, मुलायम को न तो वो समझ पाई, ना तो ममता समझ पाई। मुलायम ने सबको इनफैक्ट जो भी बोल रहे हैं आप, जी ठीक है, तो मुलायम इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, बट जयललिता ने सबके साथ कोशिश की नेशन को समझने की, हाँ। और मेरे ख्याल से सक्सेसफुल इन द सेंस उसने अंदर चेकमेट किया डीएमके को, हाँ। कि डीएमके जो है फेडरल एक तमिल पर्सनालिटी का इशू न ले ले, वो अपने आप न ले ले, साथ में ही उसने नेशनल सारे पार्टीज के साथ, देखिए वो कांग्रेस के साथ भी लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट भी बनाई, और बीजेपी के साथ भी इलेक्शन लड़ी। लेकिन जब से उनके खिलाफ ये जो फाइल्स बन गई डिसप्रोपोर्शनेट एसेट की, मेरे ख्याल से उनके इस बैलेंस का खेल जो है थोड़ा सा बिगड़ गया। ये एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, बट मेरे ख्याल से ठीक है। केवी प्रसाद जी, समय थोड़ा सा कम है, फिर हम जानना चाहते हैं कि इतनी तारीफों के बीच, है ना, 200 से ज्यादा मानहानि के केस पत्रकारों के खिलाफ और अन्य विरोधी नेताओं के खिलाफ जयललिता दर्ज करती हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इधर अगस्त में काफी सख्त टिप्पणी की थी। इन डिफेमेशन केसेस के जरिए, मानहानि के मामलों के जरिए, फिर आप जयललिता के लोकतांत्रिक उपस्थिति को, मौजूदगी को कैसे देखेंगे सर? देखिए, हम पत्रकारों की जो आपने बात की है वो तो सबके साथ जग जाहिर है, और मुझे याद है जिस साल 1900 करीब 2003 या 4 के बाद हिंदू के खिलाफ एक बहुत बड़ा केस बना था, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। बाद में आपको याद होगा, उस वक्त मैं हिंदू अखबार में ही काम करता था। असेंबली ने और पुलिस पहुंच गई थी कि संपादक को मिलने के लिए, ये सब भी हुआ है। सवाल ये है कि एक तो हम अपने आप को अगर चौथा स्तंभ मानते हैं डेमोक्रेसी का, वो एक चीज है, लेकिन उनके साथ जिस तरह के लोगों का अभाव रहा है, लोग उनके साथ जुड़े रहे, वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुन के आई हैं, उस चीज को तो आप स्वीकार करिए, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। उसको तो मतलब ठीक है, विरोधाभास है, वो अपनी अपोजिशन को या अपनी जो उनके खिलाफ कोई टिप्पणी करता है उसके साथ वो अलग पेश आई हैं, रवैया उनका अलग रहा हो। ना सिर्फ पत्रकार, उनके राजनीतिक जो विरोधी रहे हो या उनके साथ, उनके साथ भी कई सारे इस तरह के कुछ ना कुछ वारदात हुए हैं। अगर आप पलटें तो कुछ ना कुछ हुए, तो ये विरोधाभास तो एक है कैरेक्टर में, उसके लिए तो अब इसके क्या सब पहलुओं के बारे में ही थोड़ी बात कर रहे थे। समय अब थोड़ा कम है। 2-3 इंटरव्यू में जयललिता को बहुत अच्छा गाते देखा होगा आपने टीवी पर, सिमी ग्रेवाल के साथ, और प्रभु चावला के साथ इंटरव्यू में वो बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हैं, और यूपी के एक रैली में, एक कार्यक्रम में तो उन्होंने 2007 में बोला ही था। उनकी हिंदी अच्छी थी, और वो काफ़ी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल भी कर रही हैं प्रभु चावला के साथ, मैंने आज तक पे देखा। और लेकिन 1984 में जब वो राज्यसभा के मेंबर थीं, तब उन्होंने एक सवाल उठाया था कि क्रिकेट की कमेंट्री हिंदी में क्यों करवाती है सरकार, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे, क्योंकि 99% शब्द तो अंग्रेजी के होते हैं, हिंदी में तो क्रिकेट के शब्द ही नहीं होते हैं। तो सब वक्त बदल जाता है, किस्से बदल जाते हैं। हमारी तरफ से भी जयललिता को उनके अच्छे बुरे फैसले, अनुभवों के साथ एक छोटी सी श्रद्धांजलि। ब्रेक के बाद उनके कुछ और किस्से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर राकेश और केवी प्रसाद जी, थैंक यू। जयललिता की जिंदगी में 24 दिसंबर 1987 का दिन अहम रहा। उसी दिन सिनेमा और राजनीति में उनके गुरु एमजी रामचंद्रन का निधन हुआ। चेन्नई के उसी राजाजी हॉल में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया, जहां मंगलवार को जयललिता के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का तांता लगा रहा। 38 साल की जयललिता के लिए यह दिन बहुत भारी रहा, बल्कि उनकी जिंदगी को बदलने वाला भी। ये खुद जयललिता ने इंडिया टुडे से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला और एसएच वेंकटरमणी को एक इंटरव्यू में बयां किया। हम उसका हिस्सा आपको सुनाना चाहते हैं। 24 दिसंबर 1987 को तड़के मुझे मेरी एक दोस्त ने नींद से जगाया। उसने मुझे एमजीआर के निधन की खबर दी, जिसने मुझे हिला दिया। मैं तुरंत एमजीआर के घर की ओर निकली।
मुझे किसी ने घर के अंदर नहीं जाने दिया। मैं कार से उतरी और घर के मुख्य दरवाजे को खुलवाने के लिए उसे पीटती रही। कुछ देर बाद दरवाजा मेरे लिए खुला, लेकिन इसके बाद दूसरी मुसीबत शुरू हो गई। मैं घर के आगे और पीछे की सीढ़ियों पर ऊपर नीचे भागती रही, लेकिन सभी दरवाजे मेरे मुंह पर बंद कर दिए गए ताकि मैं अपने नेता के पार्थिव शरीर को एक नजर भी न देख सकूं। अंत में मैं घर की तीसरी मंजिल पर अपने नेता के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मुझे बताया गया कि उनके पार्थिव शरीर को पिछले दरवाजे से राजाजी हॉल ले जाया गया है। मैं सीढ़ियों से नीचे मेन गेट की ओर दौड़ी। मैंने देखा एक एम्बुलेंस के अंदर एमजीआर का पार्थिव शरीर रखा हुआ था। मैं एम्बुलेंस के पीछे दौड़ी, अपनी कार में बैठी अपने ड्राइवर को बताया कि वो एम्बुलेंस का पीछा करे और अपनी कार और एम्बुलेंस के बीच किसी को ना आने दे। मैं जैसे तैसे राजाजी हॉल पहुंची। पहले दिन 13 घंटे और दूसरे दिन लगातार 8 घंटे पार्थिव शरीर के साथ खड़ी रही। मुझे जैसे थकान महसूस ही नहीं हुई। वो शायद मेरी इच्छा शक्ति थी, लेकिन शारीरिक और मानसिक तौर पर मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया। 7-8 महिलाएं, जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, वो दूसरे दिन सुबह सुबह राजाजी हॉल पहुंची। मेरे बगल में खड़ी हो गई। उन्होंने खड़े खड़े मेरे पैरों को कुचलना शुरू किया, मुझे कील चुभाई, मुझे चिकोटियां काटी। मुंह सबको दिखता है इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। बाकी मेरे पूरे शरीर पर हर तरफ से हमला किया गया। इसके बाद जब परिवार एमजीआर के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगा तो मुझे वहां जाने नहीं दिया गया। जब शव को तोप गाड़ी पर रखा गया तो मैं फूल चढ़ाना चाहती थी। वहां मौजूद जवानों ने मेरी मदद की। मैं तोप गाड़ी में चढ़कर अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहती थी। कुछ जवान मेरी सहायता कर रहे थे। गाड़ी पर चढ़ ही रही थी कि पीछे से मैंने विधायक केपी रामलिंगम को अपनी ओर तेजी से आते हुए देखा। इसके बाद नीली कमीज में एक युवा तोप गाड़ी में चढ़ा। उसने मेरे माथे पर मुक्का मारा और मुझे बाहर धकेल दिया। मुझे बाद में पता लगा कि वो तमिल फिल्म एक्टर दीपन था, एमजीआर की पत्नी जानकी के छोटे भाई का बेटा। सेना के लोगों ने मुझे वापस तोप गाड़ी में चढ़ाया, लेकिन दीपन ने फिर मुझे मारा और धक्का देकर हटा दिया। मुझे शरीर में काफी चोटें आईं। मैं दीपन और रामलिंगम के इस भद्दे व्यवहार से बहुत दुखी हुई। अपनी आत्मा के विरुद्ध मैंने फैसला किया कि मैं अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगी और मैं वापस लौट आई। वो एमजीआर के परिवार का ही कोई था जो नहीं चाहता था मैं अंतिम संस्कार में कहीं आसपास भी दिखूं, और वही मुझे बाहर निकालने के निर्देश भी दे रहा था। जयललिता आमतौर पर मीडिया से दूर रहने वाली राजनेताओं में से एक रहीं। बहुत कम ही इंटरव्यू उन्होंने दिए। वो कहती रहीं कि सिनेमा और राजनीति में वो अपने आप आ गईं। इस पर उनका कोई बस नहीं रहा। बस रहता तो वो कभी इन दोनों क्षेत्रों में नहीं आती। खेती करती या कुछ और, वकील बनती भी तो राम जेठमलानी या फलियस नरीमन के जैसा। 21 जनवरी 1999 को हमारी पूर्व सहयोगी जेनिफर अरुल से बातचीत में उन्होंने अपने दिल की बातें कहीं। Miss Jayalalitha, you have an inner strength and a resilience that is the envy of many. Where does it come from? It comes from within me. I really don't know from where it comes, but I suppose my faith in God has something to do with it. You have fought through so many battles in your political career, in your personal, just all the way. It's been a battle. There has to be something more. Does it come from your mother? Does it come from your family background? Not really. As you yourself have put it, my life itself has been one big battle, one big struggle so far. But neither my mother nor anyone else in my family were ever involved in politics. So, it's a good thing I didn't know beforehand that this is the kind of life I would have to lead. Otherwise, probably, I would have tried to run away. Probably chosen a different path, maybe. Yes. I didn't really have much choice. I didn't have much say in my choice of career. Because, as you know, first I was a part of the film industry. That was due to the influence of my mother. And the only reason I got involved actively in politics was due to my political mentor, Mr. M.G. Ramachandran.
So left to myself, probably I wouldn't have chosen either of these careers. Do you ever see yourself, Ms. Jayalalitha, quitting politics? Very often. That's my dream. And what would you do? I'd live on my farm, not having to meet people, not having to answer telephone calls, not having to make speeches. I'd live happily amongst my books, my music, with my pets, my dogs, and I love agriculture. That is my dream, in fact, to quit politics and live on my farm, away from the rat race, away from the madding world. A dream that could come true anytime? Who knows? It's a dream after all. Everyone has a favorite dream. This is mine. Now, as a political leader, do you ever feel the problem of not having freedom and not having privacy? Yes, that is something I sacrificed when I entered the film industry, not just when I came to politics. I was 16 when I first took up acting as a career, and right from that day I have sacrificed my privacy. And after I came to politics, I have totally sacrificed my personal life, because everything is up for public view. There is nothing that I have for myself, no time for myself. You probably dream of being away from people like me. I like you very much. राजनीति में आने से पहले जयललिता ने सिनेमा जगत में लंबी पारी खेली। 140 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। बचपन में पिता की मौत के बाद से ही उनके जीवन का संघर्ष शुरू हो गया। मां तमिल फिल्मों में काम करती थीं। जब फिल्मों में मां का करियर ढलने लगा तो नन्हे कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ गई। न चाहते हुए भी उन्हें फिल्मों में जाना पड़ा और मजबूरी ने ही उन्हें सिनेमा का स्टार बना दिया। जयललिता के राजनीतिक जीवन में जितने उतार चढ़ाव आए, उनका फिल्मी सफर भी उतना ही दिलचस्प रहा। मई 1960 में मायलापुर में एक सभा में नन्ही जया ने अपना पहला नृत्य प्रस्तुत किया था। सभा में मुख्य अतिथि थे फिल्म स्टार शिवाजी गणेशन, जिन्होंने फिल्मों में काम कर रही उनकी मां से कहा कि जयललिता एक बड़ी फिल्म स्टार बनेंगी। शायद होनी को यही मंजूर था। 24 फरवरी साल 1948 को पैदा हुई जयललिता ने फिल्मों के साथ नाता तब जोड़ा जब वो महज 13 साल की थीं। एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने काम किया कन्नड़ फिल्म श्री शायला महात्मे में। साल 1965 की वेन्नीरा आडाई उनकी पहली तमिल फिल्म थी जो एक हिट साबित हुई। तमिल सिनेमा की रानी कही जाने वाली जयललिता उन गिने चुनी अभिनेत्रियों में थी जिन्होंने बड़े पर्दे पर बोल्ड सीन किए। जयललिता उन पहली कुछ अभिनेत्रियों में से थी जिन्होंने बड़े पर्दे पर स्कर्ट और स्लीवलेस ब्लाउज पहनी। उनकी पहली कुछ फिल्मों में से एक फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो खुद अपनी इस फिल्म को देखने नहीं जा पाई क्योंकि वो बालिग नहीं थी। और जब उन्होंने मरुधुर गोपालन रामचंद्र यानी एमजीआर के साथ काम करना शुरू किया तो उनकी छवि बदल गई। वही एमजीआर जिन्होंने आगे जाकर जयललिता का परिचय राजनीति से कराया और खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। ये दोनों एक साथ पहली बार 1965 में आई फिल्म आयरथिल ओरुवन में नजर आए और फिर करीब 28 फिल्में साथ की। हिंदी फिल्मों के सफर में जयललिता की
68 में आई फिल्म इज्जत यादगार है क्योंकि इस फिल्म में उनके हीरो बने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र। रुक जा जरा, किधर को चला, रुक जा जरा, किधर को चला, मैं सत्ते तेरे पे बाबू रे, बाबू रे, बाबू रे। साल 1972 में जयललिता ने शिवाजी गणेशन के साथ काम किया फिल्म पट्टीकड़ा पट्टानामा में। इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता और जयललिता को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ तमिल अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। जयललिता ऐसी तमिल अभिनेत्री हैं जिनके पास सबसे ज्यादा सिल्वर जुबली हिट्स हैं। उन्होंने करीब 135 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 100 से ज्यादा फिल्में हिट हुईं।